अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। वो कह रही हैं कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और उनका हम जब सम लेते हैं ना तो वो इक्वल आ जाता है 42 के। ठीक है, आपने बताना है कि वो ऐसे कौन से 3 इंटीजर्स हैं कि जिनको प्लस करने से आंसर हमारा 42 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता कि कौन कौन से इंटीजर्स हैं, कैसे इंटीजर्स हैं, तो वो हमने लेट करने हैं। ठीक है, और फिर हमने उसका सम करके 42 के इक्वल रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है कंसेक्टिव। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, मतलब उन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होगा। जैसे कि 2 के बाद 3 के बाद 4, ये होते हैं कंसेक्टिव इंटीजर। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 के बाद 4 तो वो कंसेक्टिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, वो आपके पास उसमें जंप आ गया, बीच में गैप आ गया, 3 का गैप आ गया बीच में। सो आपने ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो कि कंसेक्टिव हों। ओके, अच्छा, अब हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि वो 3 इंटीजर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं हम फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास जो है हम लेट करते हैं कि वो x है। ठीक है, हमने कहा कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, x है। अगर हमने फर्स्ट इंटीजर x ले लिया है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा। अच्छा, बात हो रही है कंसेक्टिव की, तो कंसेक्टिव का मतलब है कि फ़ौरन बाद वाला। ठीक है, x के फ़ौरन बाद क्या आएगा, ऑफ कोर्स इसके हम जब 1 ऐड करेंगे ना इसके अंदर तो ही हमारे पास इसका सेकंड इंटीजर बनेगा। ठीक है, सो सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो 3 के बाद 4 आता है, तो 3 के अंदर 1 ऐड करने से आता है ना। इसी तरीके से 4 के बाद 5 आता है, तो वो भी 4 में 1 ऐड करने से आता है। सो जब भी कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हो रही होती है तो उसमें यही उसका मतलब होता है कि उसके अंदर आप 1 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड ले लेते हैं, अब हमने ले लिया थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर कैसे आएगा, ये हमारे पास सेकेंड इंटीजर था x प्लस 1, इसके अंदर ही हम क्या कर देते हैं 1 अगेन ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x था, सेकंड x प्लस 1 था और थर्ड क्या हो गया, x प्लस 2। तो ये कंसेक्टिव इंटीजर है, इनके दरमियान गैप नहीं है। ओके, अच्छा, अब स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। मतलब अगर हम इन 3 का सम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 42 के। उन्होंने कहा हुआ है कि 42 के इक्वल है। सो हमने करना ये है कि इन तीनों का सम ले लेना है हमने, x का और x प्लस 1 और साथ ये प्लस x प्लस 2। ठीक है, हमने इन सब का सम लिया और वो किसके इक्वल रखना है, 42 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन गई। अब हम कर लेते हैं इन्हें एडअप। x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, और ये 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो ये 42। ठीक है, ये हम यहीं पे लिखा रहने देंगे और इस 3 को हम वहाँ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने x का आंसर निकालना है। सो 42 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 39। ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, x का आंसर निकालना है। सो यहाँ पर x यहीं पे रहेगा, इसके साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वहाँ जाके इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो x इज इक्वल्स टू आ गया 13। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो x हमने लेट किया था फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हमारे पास आ गया, 13 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास, 13। तो सेकंड इंटीजर क्या था हमारे पास, सेकंड इंटीजर था हमारे पास x प्लस 1। तो x क्या है, 13, तो 13 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 14। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या बन जाएगा, थर्ड इंटीजर हमारे पास ये है जी सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर के अंदर ही आपने 1 ऐड कर देना है अगेन, तो वो हमारे पास बन जाएगा 15। ठीक है, सो इस लिहाज से हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर हुआ वो 13 हुआ, सेकंड इंटीजर हमारे पास 14 हुआ और थर्ड इंटीजर हमारे पास 15 हुआ। और यही हमने फाइंड करने थे, फाइंड द 3 इंटीजर्स।
सो हमारे पास ये जो 3 है ना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ए बी सी in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length AB. In the form A square root 3 plus B square root 5 centimeter where A and B are integers. अच्छा, इसमें ये कह रही हैं कि आपके पास ये जो लेंथ AC है ना, ये गिवन है, ये लिखी हुई है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये गिवन है। और इसका ये पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो भी यहाँ पर गिवन है, जो कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 है। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। आपने फाइंड करनी है ये लेंथ, ये ए बी। ठीक है, आपने ये फाइंड करनी है। और किस तरह का आंसर आना चाहिए आपका? इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, फिर स्क्वायर रूट 3 होगा, फिर बी की जगह कोई भी वैल्यू होगी, और फिर स्क्वायर रूट 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ए और बी कोई से भी इंटीजर्स होंगे, लाइक कोई सी भी वैल्यू होंगी यहाँ पर। क्लियर। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इसे। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास लेंथ गिवन है ए सी की। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ए सी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? नेक्स्ट हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ये चीज़ भी गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल का साइन होता है, ए बी सी, वो क्या गिवन है? 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दो चीज़ें गिवन है, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है? फाइंड द लेंथ ए बी। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए बी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि आपको एरिया गिवन है। तो अगर हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब इसमें हमारे पास अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, सो हमने क्या करना है? हमने इसको बेस कंसीडर करना है, इसको हाइट कंसीडर करना है और इस एरिया वाले फार्मूला में पुट कर देना है। सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब करीब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ठीक है, नेक्स्ट 1/2, वो तो एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेस। अब बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे ट्रायंगल में बन रही? वो है ये AC। ठीक है, ये बेस है, तो हम इसमें लिख देते हैं इसकी लेंथ विच इज़ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखनी है हाइट। अब हाइट हमारे पास क्या है? हाइट हमारे पास अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो ये है AC। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है ट्रायंगल की। सो हमने यहाँ पर लिख देना है ए बी है हमारे पास, तो हम इसको ए बी यूँ लिख देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमारे पास अभी नहीं है। जो चीज़ें थी वो हमने लिख दी और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ए बी हमने फाइंड करना है। ओके, सो इसको स्टार्ट हम कहते हैं ऐसे कि यहाँ पे 2 सबसे पहले देखते हैं डिवाइड हो रहा है, जब इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये कि ये हमने फाइंड करना है ए बी, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसके साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो हम रिमूव कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर लेके जाके उन्हें सॉल्व कर देते हैं। सो इसे सेपरेट करने के लिए मुझे सबसे पहले 2 इधर लेके जाना है और फिर इस चीज़ को इधर लेकर आना है। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 के साथ।
और यहाँ पर मैं अभी ऐसे कैसे लिख देती हूँ इसे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे की ऐसे ही अभी लिख देते हैं एक दफ़ा और फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सो अब देखते हैं, हमने यहाँ ए बी को सेपरेट करना है और उसके साथ ये चीज़ है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। सो ये सेपरेट करने के लिए अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे लाकर आपने कर देनी है डिवाइड। सो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो हमने यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल ली थी और हम इसको यहाँ पर ले आए, डिवाइड कर दिया हमने। अच्छा अब हमने करना है, ए बी की वैल्यू निकाली थी और इसको डिवाइड करना है। अब ये हमने देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आ जाती है ना, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस पूरी फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी की थी। हम ऐसे इसको लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू भी लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट जो होता है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। अब नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर हम इसके दरमियान साइन चेंज कर देंगे तो वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसे हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा देना है, क्लियर। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। सो जब ऊपर वाली को मैं अभी ऐसे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हो जाएगी जी इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। अच्छा अब जब भी इस तरह से दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर सेकंड वैल्यू को इस पूरी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरी के साथ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और फिर इस वैल्यू को प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरी के साथ, विच इज़ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब हमारे पास आती है नीचे वाली वैल्यू, नीचे है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें ए ये है, बी ये है, इसीलिए हमने पढ़ा है ना ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इसकी बारी, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट वाली दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं ना, तो हम उसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं और उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 15 3 हमारे पास होता है 45, क्लियर। और इस वैल्यू को अब इससे करवाना है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये वाला 2 आ जाएगा और ये फिर दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आ गई, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे और 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 75, ओके। और नीचे हमारे पास ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 5 और ये हम लिख देते हैं ए बी। सो नेक्स्ट हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था और इसको अब फर्दर हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने वो लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी है और नेक्स्ट हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, सो यहाँ पर हमारे पास था जी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 45 और स्क्वायर रूट 75। सो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके हमें फैक्टर्स निकाल के इन्हें रैशनलाइज थोड़ा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेती हूँ 45 के।
45 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके एंड पे और नंबर है, सो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, ये 3 पे ही जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी दे दिया, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ये 15 जो है वो 3 पे चला जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स 45 के। इसी तरीके से मैंने 75 के भी निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे 75 के भी निकाल लेती हूँ। अगेन ये हमारे पास 3 पे चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6 एंड दिस वन इज 15 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल आए। मैं यहाँ पे इसके जो वैल्यूज़ हैं, इसके फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे प्लस 2। अब ये है 45। 45 के क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई बाय 5। 3 दो दफ़ा था, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। अब 75 को कैसे लिख सकते हैं? 3 एक दफ़ा और 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, अब ओवर में हमने क्या लिखना है? 3 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस तो 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे ये वाला जो 2 है इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये जो चीज़ जो चीज़ स्क्वायर रूट में होती है और उसका स्क्वायर रूट से कट जाता है ना, वो फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। इसी तरीके से ये 2 हो गया, ये 5 का स्क्वायर रूट के साथ कट चुके हैं, सो ये बाहर आ जाएगा, आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। नीचे -2 इज इक्वल्स टू ए बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख देंगे यहाँ पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10 और नीचे हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये है स्क्वायर रूट 3 और ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 है। सो हम इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं और यहाँ से हम इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। सो प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास है साइन बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का, तो साइन आ जाएगा माइनस का और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। सो हमारे पास 10 में से जब 2 जाएंगे तो पीछे कितना बच गया? 8 स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। साइन बड़ी वैल्यू के साथ, ये बड़ी वैल्यू है, ये 6 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। 6 में से जब आप 2 निकालेंगे पीछे बचेंगे 4 एंड 4 और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 ओवर -2 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ में से ना हम कॉमन ले सकते हैं। अगर आप माइनस, एक तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सेकेंडली हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, तो मैंने यहाँ से 2 ले लिया। सो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, नीचे -2 इज इक्वल्स टू ए बी। ये जो -2 है हमारा, इस -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ए बी बचेगा हमारे पास वो हमारा आंसर आ जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अच्छा, एक मिनट, एक में हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो इसका माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज होते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख लेना है? माइनस लिख लेना है, और ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमने निकालना किस फॉर्म में था, मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हमने आंसर निकालना था a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 में। सो हमारे पास आंसर निकल आया 4 स्क्वायर रूट 3 और -2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और हमने इसी में निकालना था a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास इस लिहाज से a जो है वो 4 हो गया और जो b है वो हमारे पास -2 हो गया। ओके, और यही हमारा आंसर है। हमने इसी फॉर्म में निकालना था, जो हमें गिवन थी वो ये फॉर्म थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में हमने आंसर निकालना था और हम निकाल चुके हैं। ए की जगह हमारा आंसर 4 आया और बी की जगह -2 आया,
और हमें उन्होंने यही कहा था कि जो ए और बी हैं वो कोई इंटीजर्स हैं, सो ये इंटीजर्स ही हैं हमारे पास। क्लियर। सो ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली लेंथ जो हमने फाइंड की है। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो एक लेंथ इतनी है और दूसरी लेंथ इतनी है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b²√2। आपने जो एरिया निकालना है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर। यहाँ पर कोई सी भी इंटीजर की वैल्यू होगी और यहाँ पे भी कोई सा भी इंटीजर होगा। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि हम एक रेक्टेंगल, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है। एक लेंथ हमें गिवन है 2 + √18 और जो दूसरी लेंथ है ना वो ये है 5 - 4/√2। ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका एरिया फाइंड करें ना, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए a + b² की फॉर्म में। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो हम अगर देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवाना है और इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेंथ क्या है हमारे पास 2 + √18, इसको मल्टीप्लाई करवाना है ब्रेड्थ के साथ, और वो क्या है हमारे पास 5 - 4/√2। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने करना ये है, अब ये भी दो वैल्यूज़ हैं, जब इस तरह से दो वैल्यू आती है ना ब्रैकेट में जिनके दरमियान प्लस या माइनस हो, और यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हों उनके दरमियान भी कोई साइन हो प्लस या माइनस का, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई ऐसे करवाते हैं कि पहली वैल्यू को पकड़ के इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, नेक्स्ट इसकी सेकेंड वैल्यू को लेते हैं और फिर इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हम 2 को लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 - 4/√2 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लस ये पूरी की पूरी √18, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है अगेन 5 - 4/√2 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, ये आ गया 5 × 2 = 10, और अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसके साथ, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 4/√2 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करवाते हैं मल्टीप्लाई करवाना, √18 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी यहाँ पर 5 के साथ, और बीच में ये वाला साइन आएगा माइनस का, और फिर इस √18 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी वैल्यू के साथ जो कि 4/√2 है। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब ये जो 2 है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 और √2। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मैं इसको दोबारा से आगे फर्दर प्रोसीड करती हूँ तो ये 2 दफ़ा √2 है, दैट्स मीन्स √2 का क्या है, स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ये 2 दफ़ा है, ये स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे आंसर बच गया अगेन 2। ठीक है। सो दैट्स वाई कि मैं इस 2 को इस तरह से भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर दोबारा 2 आ जाता है। ठीक है। सो मैंने इस 2 की जगह लिख देना है √2, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों लिख रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 10 माइनस, इसका लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई 4/√2। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब आगे बात आती है √18 की। √18, अब 18 को भी हम ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर मैं 18 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 9 * 18, 3 3 * 9 और 3 1 * 3। सो ये है 18 के फैक्टर्स, तो मैं 18 की जगह अब ये लिख दूंगी। पहले हम लिख लेते हैं ये 5, अब √18 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा 2 और कितनी दफ़ा 3 है, 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 18 को, √18 को, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 2 × 3 का स्क्वायर। अगेन हमने ये वाली चीज़ ऐसे की ऐसे लिख देनी है 4/√2, इसको नहीं छेड़ना। ठीक हो गया। अब ये जो एक √2 है ना, ये एक √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इस 2 को 2 दफ़ा ये √2 और √2 की फॉर्म में लिखा था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है 10 माइनस ये वाला 4 साथ √2 जो एक बचा हुआ था, और ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची है हमारे पास वो है
+5। अब ये जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है ना, जब इसका स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो गया तो ये स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा बल्कि बाहर आ जाता है। सो ये वाला 3 अब आप बाहर आके 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ ये वाला 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये जो 3 है इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया था, लिहाजा ये भी बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये वाला स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ, और हमारे पास जो पीछे चीज़ बचेगी वो है 10 माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 5 3 = 15 स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 3 = 12। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये है 10 और ये है -12, तो साइन जो होता है बड़े उस जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है ना वो आता है। तो बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 12 है, उसके साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 में से 10 गए, पीछे बच गया 2। अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये है -4 स्क्वायर रूट 2 और ये है +15 स्क्वायर रूट 2। अब इनमें से साइन किसका बड़ा है, इसका 15 वाले का, तो हम प्लस लगाएंगे, और प्लस माइनस होता क्या है, माइनस होता है। सो 15 में से 4 जाएंगे, पीछे बच गए 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब हमने जो निकालना था वो किस फॉर्म में निकालना था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपने a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आंसर निकालना है, और a और b कोई से भी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो हमने जो आंसर निकालना था वो हमने a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में निकालना था। तो हम अगर यहाँ देखें तो a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या निकली है 11, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। तो हमने इस फॉर्म में आंसर निकाल लिया है, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब आपको कह रहे हैं कि आप कोई से 2 ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका जो सम है वो 68 हो और डिफरेंस क्या हो 22 हो। तो यहाँ पर अभी हम ऐसे तुक्के नहीं मारेंगे कि कोई से 2 नंबर कौन से होंगे, अभी हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट करते हैं हम लेट फर्स्ट नंबर। अब हमें नहीं पता कि ये 2 नंबर कौन से हैं, इसलिए हम दोनों को ही लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x, ठीक है, और सेकंड नंबर हम ले लेते हैं y, ले लेते हैं हम, बिकॉज हम जनरल ले रहे हैं। अभी फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड हमने ले लिया y, और स्टेटमेंट हमें कह रही है हु सम इज 68, और इन दोनों का जो सम है वो क्या हो 68 हो, एंड डिफरेंस इज 22। डिफरेंस कहते हैं माइनस को सब्ट्रैक्ट करने को, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो 22 हो। तो हमने ये 2 नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर, हमने ये 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम प्लस करें तो आंसर 68 आए, और उनका डिफरेंस लें तो आंसर 22 आए। बेसिकली हमने ये फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम फाइंड ऐसे करेंगे। अब एक इक्वेशन मेरे पास बन गई ये सम वाली, दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन गई डिफरेंस वाली। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करती हूँ तो ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों को यहीं पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से ये 2 सेम चीज़ें हैं, ये y और y प्लस और माइनस। ठीक है, सेम थिंग विद डिफरेंट साइंस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ आ गया x + x कितना हो जाएगा 2x। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 8 to 10 हो जाएगा, 1 इधर कैरी चला जाएगा, 7 to ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो 2x = 90। यहाँ x का आंसर निकालने के लिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। 90 / 2 आप करेंगे तो आंसर आएगा 45। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर तो आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास y का आंसर अभी भी निकालने वाला है। x तो हमने निकाल लिया ये, ठीक है, अब हमने निकालना है y निकालने के लिए ना आप x का आंसर इन 2 इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें तो आपका जो y है ना वो आ जाएगा। तो हम बेशक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 वटेवर आप जिसमें भी पुट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो हमने करना ये है पुट x = 45 इन इक्वेशन, बेशक आप 1 में करें या 2 में करें, चले हम 1 में कर लेते हैं। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 में अगर x की ये वैल्यू पुट की तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x + y = 68। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है x की। x हमारे पास था 45 + y = 68। यहाँ से y का आंसर निकालना हो तो हमारे पास जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, अगर 45 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस होगा। सो 68 - 45।
ठीक है, यहाँ से हमारे पास y का आंसर निकल आएगा। y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 में से 5 निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड दिस वन इज़ 2। तो y का आंसर आ गया हमारे पास 23 और x का आंसर भी हम निकाल चुके हैं, y का आंसर भी हम निकाल चुके हैं। सो ये दो नंबर हैं x और y। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया था x, फर्स्ट नंबर वो क्या निकला 45 और जो सेकंड नंबर है वो उसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, सेकंड नंबर हमने y लेट किया था और इसका आंसर हमारे पास क्या है 23। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 23। ठीक है, सो ये दो नंबर हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो 68 आता है और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास 22 आता है। सो हमने वो दो नंबर फाइंड कर लिए हैं। स्टार्टिंग में हम इसी तरीके से लेट करके चलते हैं, फिर उनको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रहे हैं कि लाहौर में 2024 में जो मौसम था वो अनयूजुअली जो था वो गर्म था, या अनयूजुअली आप कह सकते हैं कि गैर मामूली तौर पे वो गर्म था। ठीक है, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। अब जो टीवी न्यूज़ ने जो रिपोर्ट किया टेम्परेचर हाई, कितना हाई गया है टेम्परेचर, उन्होंने रिपोर्ट किया 48 डिग्री सेल्सियस तक गया है टेम्परेचर। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब इसकी मैं आपको एक स्टोरी समझा देती हूँ सारी। वो कह रहे हैं कि लाहौर में 2024 में जो मौसम था ना वो काफ़ी गर्म रहा और जो टीवी न्यूज़ वाले हैं उन्होंने जो टेम्परेचर नोट किया, जो रिपोर्ट किया ना, वो था मैक्सिमम कितना था 48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर कहाँ तक गया है, टोटल हाई टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक गया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये आपको सेल्सियस में गिवन है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताएं। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो भी आपको गिवन होगी ना, जैसे यहाँ पर 48 है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे प्लस 32। सो ये सारी कैलकुलेशन करके ना हमारा आंसर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, और यही हमने फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर, मतलब इन शॉर्ट ये कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, आपने फ़ारेनहाइट में करना है और फ़ारेनहाइट में कैसे करना है वो फार्मूला भी गिवन है। सो इट्स वेरी सिंपल। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें हम सबसे पहले ना ये फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी सेल्सियस में गिवन होगा ना टेम्परेचर वो हम यहाँ लिख देंगे। सो वो कैसे लिख देंगे जी, 9/5 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो कितना हमारे पास सेल्सियस में गिवन था 48, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 32। अब जस्ट हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब यहाँ पर ना 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 से। जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो उसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 432। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 5 भी लिख देते हैं, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब हमने इन दोनों को कर लेना है डिवाइड। 432 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ जाएगा 86.4। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा 32। ठीक है, इस आंसर के अंदर आपने कैलकुलेटर से 32 को ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपने जस्ट इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइड करके 86.4 आंसर आएगा, उसके अंदर 32 ऐड कर देना है। 32 ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 118.4। ये सारा कैलकुलेटर पे आपने करना है। सो ये हमारा आंसर आ गया। हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करके। फार्मूला भी गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। The sum of the ages of father and son is 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? वो कह रही हैं कि फादर और सन की एज का जो सम है ना वो है 72 ईयर्स। ठीक है, और 6 साल पहले 6 years ago मतलब 6 साल पहले द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज है वो 2 times ज़्यादा है एज ऑफ द सन। ठीक हो गया। सो व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago? आपने उसके सन की एज बतानी है 6 साल पहले कितनी थी।
ठीक हो गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, हमें नहीं पता कि फादर की कितनी एज है और सन की कितनी है। सो ये सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया, फादर एज कर लेते हैं और सन एज कर लेते हैं। अगर मैं करती हूँ यहाँ पर फादर एज, लेट फादर एज हमने कर ली x और सन एज जो है वो हमने कर ली, सन्स एज हमने कर ली y। ठीक है, फादर एज हमने कह दी x है और सन एज कह दी हमने y है। तो पहली कंडीशन हमारे पास हम देख लेते हैं, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का सम है x प्लस वाई वो कितना है 72। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वो कहते हैं 6 ईयर अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब 6 साल पहले वाली जो बात है ना, जब भी बात अगो की जाती है ना कि इतने साल पहले, तो हमेशा हम उसमें से माइनस कर रहे होते हैं, और अगर फ्यूचर की बात की जाती है तो ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आप ऐड कर रहे होते हो और अगर हम पास्ट में जाते हैं तो वो उतने साल हमें माइनस करने पड़ रहे होते हैं। तो 6 साल पहले, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज होगी हम उसको लिख लेते हैं फादर्स एज, आपने इसमें से माइनस कर देना है 6। ठीक है, और सन की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज इज y माइनस 6। ठीक है, 6 साल पहले फादर की एज इतनी और सन की एज इतनी, माइनस इसलिए की है क्योंकि पीछे की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए माइनस करना है। क्लियर। अच्छा, अब इसकी कंडीशन क्या उन्होंने बताई हुई है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स थी द एज ऑफ द सन। तो अगर मैं इसको इक्वल में लिखूंगी ना, तो मैं यूँ लिखूंगी कि जो फादर की एज है ना, फादर की एज है x माइनस 6। ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है, तो फादर की एज कितनी है, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। क्या है जी, सन की एज y माइनस 6 है। ठीक है, अब ये देखें, ये थी फादर की एज। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर रही हूँ, दैट्स मीन मैं सन की एज डबल करूँगी तो फादर की इक्वल आएगा ना। ठीक है, इसलिए इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया। आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि मैं इक्वल में इसकी इक्वेशन बनाना चाह रही हूँ, तो इक्वल कहते हैं दोनों सेम है। तो अगर मतलब सन की एज को डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो फादर की इक्वल हो जाएगा। सो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पर फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द सन है, मतलब 2 टाइम्स अगर हम सन की कर देते हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2y आ गया। अब इसको इससे करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम इसको जो है वो लेट से ये x है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस 2y लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके माइनस हो गया। ये यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, सो ये चीज़ बन जाएगी, साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। सो प्लस माइनस माइनस, हमने 12 में से 6 माइनस किए तो पीछे बच गया 6। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। अब हमारे पास बन गई 2 इक्वेशंस। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू ईजीली निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की तरफ चलते हैं कि हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब आपने ऐसे निकालनी है कि ये देखें, ये जो है एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसमें से मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट ये सोच कर करना है कि मेरे पास एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करती हूँ ना, तो जब माइनस कहते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है हमने। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे जिसमें से माइनस करना है, तो वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। माइनस किसको करना है, इसको करना है, तो हम इधर लिख देते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब जब माइनस करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं।
तो इनके साइन हो जाएंगे सबके चेंज, नीचे वाली वैल्यूज़ के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो 2y और ये हो गया 1y, तो इन्हें ऐड कर देंगे, आ जाएगा 3y। नेक्स्ट है 72 और यहाँ पर है 6, तो ये साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 ही होता है, तो 72 में आपने 6 ऐड अप कर देने हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा जी 78। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, सो y इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इस यहाँ 3 आके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 2 6 होता है, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गई, y आ गया, y का आंसर आ गया, और y हमारे पास क्या थी जी, y हमने ली हुई थी सन की एज। ठीक है, सन एज क्या ली थी हमने, y ली थी, y क्या आ गया 26 आ गया। अब ये y का आंसर तो आ गया, लेकिन ये उसकी प्रेजेंट एज थी, हमने उसकी ये प्रेजेंट एज कंसीडर की थी, और 6 ईयर अगो वाला केस यहाँ पर था। ठीक है, और जो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ना, वो हमने कहा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो ये जो सन की एज निकली है ये प्रेजेंट एज है, हमने 6 ईयर अगो निकालनी है, तो हम इसमें से सिंपली -6 कर देंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो अगो वाली बात होती है ना, वो हम हमेशा माइनस करते हैं। अब कितने ईयर्स अगो है, 6 ईयर अगो है, तो हम 6 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो सन एज निकली वो 26 निकली, तो 6 ईयर्स अगो क्या होगा, 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर अगो हो जाएगा जी, हम इसमें से सिंपली 6 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आंसर 20। तो हमारे पास जो अब सन की जो सन की एज 6 ईयर अगो थी, वो हमारे पास कितनी थी जी, 20 ईयर्स। तो आप लिख भी सकते हैं कि सन एज 6 ईयर्स अगो वाज 20 ईयर्स, सन्स एज 6 ईयर्स अगो वाज 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमने सन की एज निकाल ली 6 साल पहले तो हमने सारी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास जो सन की एज आई वो प्रेजेंट एज थी। 6 ईयर अगो अगर पूछी हुई है तो कोई मसला ही नहीं है, क्वेश्चन में अगर 6 ईयर अगो है तो हम जस्ट बीच में से 6 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 6 ईयर अगो वाली आ जाएगी। सो हमने यहाँ पर लिख दिया कि उसकी 20 साल उम्र थी 6 साल पहले। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मिरहा, अच्छा यहाँ पर ना सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पर बाय आएगा। आपकी बुक में अगर मिस्टेक हुई तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मिरहा बाय अ टॉय फॉर ₹1520, what will the selling price to be get a 15% प्रॉफिट। वो कह रही हैं कि मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है, ठीक है, वो कितने का ख़रीदा है, 1520 का। अब वो उसको बेचना चाह रही है उसके ऊपर 15% प्रॉफिट लेकर, ठीक है, मतलब एक चीज़ उसने ख़रीद ली, एक टॉय ख़रीद लिया 1520 का। अब वो चाह रही है कि मैं इसके ऊपर 15% प्रॉफिट लेकर इसे आगे सेल करूं, वैसे इसको एक्चुअल प्राइस में इसको सेल नहीं करना चाह रही वो, ठीक है। तो आपने बताना है कि अगर वो 15% इस पर प्रॉफिट ले ले तो फिर वो कितने का आगे बेचेगी। तो सबसे पहली बात ये कि उसने जो बाय किया उसके ऊपर 15% आप निकाल लें। तो हम लिख देते हैं बाइंग प्राइस, जो बाइंग प्राइस है वो कितनी है आपके पास 1520, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉफिट उसने कितना लेना है 15%, प्रॉफिट उसने लेना है 15%, ठीक है। अब हमें उसने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट उसने इस पर 20 रुपये लेना है, 30 रुपये लेना है या कितने लेने हैं, उसने परसेंट में बताया। तो सबसे पहले तो ये परसेंट सॉल्व करके हम वो रुपीज़ निकालेंगे कि आखिर उसने कितने रुपीज़ प्रॉफिट लेना है। तो आप सबसे पहले ये निकालें कि 15% ऑफ 1520 होते कितने रुपए हैं, ताकि आपके पास प्रॉफिट एक सिंपल सी अमाउंट आए। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि वो कितना प्रॉफिट लेना चाह रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15% ऑफ 1520, ठीक है। कितना प्रॉफिट वो लेना चाह रही है, 15% लेना चाह रही है किसका 1520, अपनी एक्चुअल अमाउंट का 15% लेना चाह रही है वो। तो जब भी इस तरह से परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ना, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने परसेंट का जब साइन हटाना होता है ना, तो आप उसको कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ की जगह पे आ जाता है मल्टीप्लाई का साइन, आगे आ जाता है 1520, ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो परसेंट का साइन है इसको हटाकर नीचे डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं, और ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है,
क्लियर। सो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे। ये 0 0 से आप काट दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बच गया 152। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 2280। ठीक है, 2280। और नीचे हमारे पास क्या है, ये 10 है। ये 0 0 से अगेन कट गया, तो पीछे बच गया 228। ठीक है, 228। सो ये वो प्राइस है जो लेना चाह रही है मिरहा, इतना प्रॉफिट वो लेना चाह रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वाली अमाउंट आ गई है कि जितना प्रॉफिट वो लेना चाह रही है। अब हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, जितने का उसने ख़रीदा है और जितना वो प्रॉफिट लेना चाह रही है वो, उन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेलिंग प्राइस कैसे आएगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हमारे पास बाइंग प्राइस कि उसने लिया कितने का है। ठीक है, बाइंग प्राइस, उसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्रॉफिट कि वो जितना प्रॉफिट लेना चाह रही है वो। एक चीज़ जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप एक चीज़ लेते हो 20 रुपीज़ की और आप चाह रहे हो कि मैं उसके ऊपर 5 रुपीज़ प्रॉफिट लूँ, तो आप क्या करोगे, 20 + 5, तो टोटल कितने हो गए 25। आप उसको आगे 25 में बेचोगे। ठीक है, सो जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है, जितने आपने ख़रीदा होता है और जितना आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो ना, उन दोनों को प्लस करें तो सेलिंग प्राइस बनती है जितना का आप बेच रहे होते हो। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पर बाइंग प्राइस हमारी कितनी थी, कितने का ख़रीदा था मिरहा ने, 1520 का। यहाँ पर हम लिख देंगे 1520 प्लस प्रॉफिट कितना लेना चाह रही है वो, प्रॉफिट लेना चाह रही है वो ये 228। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 228। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये 8 आ जाएगा 471। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस जितने का वो बेचना चाह रही थी। क्लियर। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि उसने इतने का ख़रीदा था और इतना वो प्रॉफिट लेना चाह रही थी। उसकी परसेंटेज को हमने सॉल्व आउट किया तो वो इतने पैसे बन रहे थे। फिर हमने इसके अंदर उसकी एक्चुअल अमाउंट के अंदर हमने उसके प्रॉफिट वाले पैसे डाल दिए, प्लस कर दिए, तो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अच्छा, अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो एनुअल इनकम है ना तैयब की, वो है जी 9,60,000 रुपये। ठीक है, 9,60,000। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं देते या उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब वो कह रहे हैं टोटल अमाउंट तो होगी ये, और ये अमाउंट वो है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। इसके अलावा जो बाकी उसकी इनकम है ना, उसके ऊपर टैक्स लगना है। लगना कितना है, 0.75%। तो वो हमने बताना है कि उसकी जो बाकी की अमाउंट है उसके ऊपर जब 0.7% लगेगा टैक्स, तो कितने पैसे बनेंगे, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये चीज़ हमने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि उसकी टोटल इनकम है कितनी। टोटल इनकम जो है तैयब की वो है 9,60,000। ठीक है, और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है जी जिसके ऊपर हमारा टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो है हमारे पास 1,30,000। ये है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। तो फिर पीछे कितने हमारे पास कितनी इनकम बचेगी जिसके ऊपर टैक्स लगना है। सबसे पहले तो हम वो निकाल लेते हैं ना जिसके ऊपर टैक्स लगना है, वो हम कह देते हैं उसको टैक्सेबल अमाउंट ही कह देते हैं। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, ये टोटल थी, इसके ऊपर नहीं लगना, तो ये बीच में से माइनस कर दें। तो ये हम इसमें से कर देंगे जी माइनस 1,30,000, आप इसमें से माइनस कर दें तो पीछे ऑलमोस्ट हमारे पास बचेगा 8 लाख एंड ऑलमोस्ट 30,000। ठीक है, ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगना है। अब क्योंकि टोटल ये थी, इसके ऊपर नहीं लगना था, जो नहीं लगना वो हमने निकाल दी, पीछे बच गई ये, इसके ऊपर अब टैक्स लगना है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। अभी इसके ऊपर लगना है और लगना कितना है 0.75। ठीक है, कितना टैक्स लगना है, टैक्स रेट हम लिख लेते हैं, टैक्स रेट है हमारे पास 0.75%, इतना हमारे पास टैक्स लगना है। अब हमारे पास ये जो 0.75% है ये लगना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर लगना है ना, तो वो हम निकाल लेते हैं।
अब हमारे पास जो टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगी वो कैसे बनेगी, कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको, इतना, इसका 0.75% उसको देना पड़ेगा ऑफ किसका, 8,30,000 का। ठीक है, 8,30,000 का उसे 0.75% पे करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि सबसे पहले आप परसेंट का साइन हटाएं। परसेंट का साइन हटाने का तरीका ये होता है कि आप डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, ये ख़त्म हो गया साइन, अब आपने परसेंट का साइन नहीं लगाना। और ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई, और साथ आप ये चीज़ लिखते हैं 8,30,000। ठीक हो गया, क्लियर है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे, पीछे बचेगा जी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300, ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब आप इसको पकड़ के डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें या इसका डेसिमल हटाकर फिर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, वो आगे आपकी चॉइस है, वो आप जैसे मर्जी करें। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो वो आपने कैसे करना है, जब डेसिमल हटेगा तो जितने के बाद हम, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, डेसिमल हटाएंगे उसके नीचे आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8,300। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट हट गया था, यहाँ पे जस्ट 75 बच गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 83। ठीक है, जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 6,225। सो ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जो टैक्स हमने देना है। 0.75% ऑफ 8,30,000 जो अमाउंट बनती है वो ये बनती है, ये 6,225, ये अमाउंट हमने पे करनी है। क्लियर, ये अमाउंट वो है जो हमने टैक्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं कि आप कंपाउंड मार्कअप बताएं इतनी अमाउंट पे, टाइम कितना है 1 साल, रेट कितना है 14%। मतलब ये है कि आप किसी भी बैंक में अगर आप इतने पैसे रखवाते हैं 1 साल के लिए तो उसके ऊपर 14% अगर आपको मार्कअप दिया जाता है तो वो कितना बनेगा। ठीक है, मतलब कि आप बैंक में अगर पैसे रखवाते हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको मार्कअप मिले या प्रॉफिट मिले, तो आपको 1 साल में अगर इतने % के लिहाज से मिले इस अमाउंट पे, तो कितने पैसे मिलेंगे आपको 1 साल के बाद। ठीक है, तो उसका हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये अमाउंट है। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और टोटल अमाउंट भी आप कह सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट भी कह सकते हैं। सो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है, टोटल अमाउंट जो आप कहीं पे भी रखवाना चाह रहे हैं वो कितनी है, 3,75,000। ठीक है, और टाइम कितना है आपके पास, टाइम आप कितने टाइम के लिए रखवा रहे हैं, 1 साल के लिए, 1 ईयर। ठीक है, और उसके अलावा किस रेट पर आप मार्कअप लेंगे उनसे, वो है 14%। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया डाटा। अब हमारे पास जो मार्कअप का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मार्कअप इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T ओवर 100। अब ये क्या चीज़ें हैं, P कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट होती है इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट। अब रेट, किस रेट पर आप लेंगे, 14%, ये आपको रेट गिवन है। टाइम, कितने टाइम के लिए आप रखवा रहे हैं, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपने जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 3,75,000 थी, ये लिख ली, मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट कितना है, 14%। अब यहाँ 14% नहीं लिख देना, वो ऑलरेडी रेट पूछ रहे हैं तो आपने जस्ट वो वैल्यू बतानी है कि क्या रेट है, 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 1 ईयर, सो यहाँ 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, जस्ट इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने रेट ही पुट करना होता है, उतने % नहीं पुट करना होता। रेट का मतलब ही यही होता है कि इतने %। अगर आपने रेट की जगह 14 लिख दिया, दैट्स मीन 14%, आपको 7% लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बच जाएगा जी 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14 1 ज़रा 14 ही होता है, सो आप इसको लिख देंगे 14। ठीक है, अब यहाँ पर आगे और कुछ या डिवाइडेड में हम लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे 1 है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमने इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3,750, ठीक है, 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 52,500।
ठीक है। सो ये वो अमाउंट है जो आपको मार्कअप मिलेगा या फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इतनी अमाउंट रखवाते हैं कहीं बैंक में या कहीं पे भी 1 ईयर के लिए और आप चाह रहे हैं कि आपको 14% रेट पे आपको मार्कअप मिले, तो वो मार्कअप निकालने का तरीका ये होता है और आपको इतनी अमाउंट 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर आपको इतनी अमाउंट जो है वो दी जाएगी एज अ मार्कअप, एज अ प्रॉफिट। क्लियर? सो ये वो अमाउंट है जो आपका आंसर है।